होता है कि ससुराल कभी महिला के लिए अपना हो नहीं पाता है। उसको कहीं न कहीं महिला को डर होता है कि अगर मेरे से कोई भी गलती हुई तो ससुराल वाले सीधा कहेंगे तेरे माँ-बाप ने तेरे को क्या सिखाया है। और मायके वाले भी एडजस्ट करने को कहेंगे। हाँ, मायके वाले भी कहते हैं कि भाई एडजस्ट करो, हमने तो तुम्हारी शादी कर दी है, अब तुम्हारा जीना मरना वहीं से है। तो महिला के एक डर आ जाता है कि यार ज़बरदस्ती लेके चले जाएँगे, उनको पता चल के तो यहाँ पे मारेंगे। तो भैया ने एक बात बोल रखी है, जो हमारी ना एंट्रेंस है उसको भैया ने लक्ष्मण रेखा बोल रखी है। ओके। कहते तू अपने भाई के पास आई है, तेरा भाई बैठा है, तो कोई भी रावण रूपी राक्षस इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं Okay. कर सकता। उन्हें ये भी डर है कि वापस ले जाके उन्हें फिर से मारेंगे। हाँ तो मारपीट भी होती है। हाँ। तो जब भाई अविनाश भैया काउंसलिंग करते हैं, हम भी बोलते हैं, हम भी कॉल पे बोलते हैं कि आप इस चीज़ की चिंता मत करो। आप एक बार अगर मायका स्वीट होम में आ गए, आप अपने मायके में आ रहे हो, दिल खोल कर आओ, निडर होकर आओ, हम बैठे हैं। अगर आपको नहीं जाना ना, तो किसी की बस की बात नहीं है कि आपको लेके चले जाए। बेसिकली मैम मैं आपको एक बात बताऊँ, महिला को पता नहीं क्यों इतना वीक समझा गया है। बहुत टाइम, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी से चलता आ रहा है, मगर महिला को वीक नहीं समझना चाहिए। मेरी तो खुद की ये है, अगर आज हमने मायका खोला है ना, तो हमें एक दुख भी है कि हमें मायका क्यों खोला, इतना क्राइम क्यों है? नीड पड़ी इसे खोलने की? नीड पड़ी। आई थी यहाँ पे तो मैं अपना BLLB 3rd ईयर कर रही थी और मैंने अपना घर खुद छोड़ा था। आई वॉज ओनली 20 years old एट टाइम। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कि मेरे को घर छोड़ना पड़ गया था। 20 साल ज़िंदगी के ऐसे गुजारे थे कि रोज़ लगता था कि मर जाऊँ। मैंने खुद ने 8 अटेम्प्ट करे हैं सुसाइड के। एक सेकेंड, आप ऑन कैमरा अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर। हाँ, जो स्टॉक पे आ रखा है ना। हाँ, अगर मैं लड़की हूँ, चीज़ें इतनी देख चुकी हूँ, इतना सब कुछ देख चुकी हूँ, किसी पे विश्वास नहीं होता, खासकर आदमियों पे तो बिल्कुल विश्वास नहीं है मुझे। शराब पी के आ रहा है, अपनी फ्रस्ट्रेशन महिला पे उतार रहा है। अगर मायके वालों ने दहेज कम दिया है तो ससुराल वाले इस चीज़ पे ताने मारते, तू लेके क्या आई थी, तू को तो 2 कपड़ों में छोड़ दिया यहाँ पे। अगर महिला ने बेटी पैदा कर दी तो सबसे बड़ा बम्बार्ड हो जाता है कि तुमने हमारा अंश नहीं दिया, तूने लड़की पैदा करती, तू मतलब अभिशाप है, तू हमारा वंश नहीं बढ़ा सकती, हम अपने लड़के की दूसरी शादी करवाएंगे। मतलब हर चीज़ में महिला को ही सप्रेस किया जाता है। और जबकि ये तो साइंटिफिक प्रूवन है कि वुमेन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ द चाइल्ड। यूँ तो हम वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिलाओं की शिक्षा की बात करते हैं। नो डाउट आज के डेट में वुमेन बहुत ज़्यादा पढ़ रही है और अपना नाम भी रोशन कर रही है, लेकिन आज भी महिलाओं का एक ऐसा वर्ग है जिसे काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा है हमारे समाज में। और ये सिर्फ अनएजुकेटेड लोगों के साथ ही नहीं, एजुकेटेड लोगों के साथ भी हो रहा है। और इसके लिए कोई भी हमारे समाज में आगे बढ़ने के हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन ऐसी सिचुएशन में माइका नाम की एक ऐसी NGO काम कर रही है जो इन महिलाओं की सहायता करने के लिए आगे आई है। और आज इसी बारे में बात करने के लिए माइका से आज हमारे पास आस्था जी मौजूद है, जो इसके बारे में आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाएगी। आस्था जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मायका, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मायका मतलब माँ का घर, जी। जहाँ पे बेटी अपनी ज़िंदगी खुल के जीती है, जहाँ पे उसको कोई बंदिशें नहीं होती, वो जैसा खाना चाहे, जैसा पढ़ना चाहे, जैसा सोचना चाहे वैसे सोच सकती है। बिल्कुल। मायका की शुरुआत आप यूँ बोलो तो वैसे तो सदियों से चलती आ रही है, बट जो मायका NGO है वो पिछले 30 सालों से ये काम कर रहा है। और 1996 में मिस्टर अविनाश जैन और जैन फैमिली ने इसकी स्थापना करी थी। अविनाश भैया की जो मम्मी है, उनकी ये सोच है, हालांकि Okay. वो अब हमारे बीच में नहीं है, बट उनकी जो मदर हैं, हम उनको मम्मी जी बोलते हैं। तो उनकी ये सोच थी कि जो भी महिलाएं परेशान हैं, जो ससुराल से परेशान है, जो मायके से मतलब मायके से भी परेशान है, दोनों वर्ग उनको, एक महिला को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएगी। एग्जैक्टली। क्योंकि ससुराल एक ऐसी जगह है जो शायद कभी महिला का हो नहीं सकता। शायद मैं, हालांकि हो सकता है मैं गलत हूँ, बट एक होता है कि ससुराल कभी महिला के लिए अपना हो नहीं पाता है। उसको कहीं ना कहीं एक महिला को डर होता है कि अगर मेरे से कोई भी गलती हुई तो ससुराल वाले सीधा कहेंगे तेरे माँ बाप ने तेरे को क्या सिखाया है। और मायके वाले भी एडजस्ट करने को कहेंगे। हाँ, मायके वाले भी कहते हैं कि भाई एडजस्ट करो, हमने तो तुम्हारी शादी कर दी है, अब तुम्हारा जीना मरना वहीं से है। वो बेचारी महिला कहाँ जाएगी। अब उसको रोज़ के ताने सुनने पड़ रहे हैं, रोज़ का उसको घरेलू हिंसा सहना पड़ रहा है। पति शराब पी के आ रहा है, अपनी फ्रस्ट्रेशन महिला पे उतार रहा है। अगर मायके वालों ने दहेज कम दिया है
तो ससुराल वाले इस चीज़ पे ताने मारते, तू लेके क्या आई थी, तेरे को तो 2 कपड़ों में छोड़ दिया यहाँ पे। अगर महिला ने बेटी पैदा कर दी तो सबसे बड़ा बम्बार्ड हो जाता है कि तुमने हमारा अंश नहीं दिया, तूने लड़की पैदा करती, तू मतलब अभिशाप है, तू हमारा वंश नहीं बढ़ा सकती, हम अपने लड़के की दूसरी शादी करवाएंगे। मतलब हर चीज़ में महिला को ही सप्रेस किया जाता है, और जबकि ये तो साइंटिफिक प्रूवन है कि वुमेन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ द चाइल्ड, फिर भी महिला को ही बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, और इसके लिए कोई भी, आई थिंक, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एक ऐसी एनजीओ है या गवर्नमेंट का भी कोई ऐसा शेल्टर होम है जो माँ बच्चे को एक साथ रख सके। क्योंकि एक बार को महिला अपना घर छोड़ के, अपना पति छोड़ के रह सकती है, मगर वो अपने बच्चे को ले छोड़कर नहीं रह सकती। तो बेसिकली माइका ऐसी औरतों की मदद करने के लिए आगे आता है, आगे आया है और आगे चलता रहेगा। अभी जैसे माइका की जो ब्रांचेस हैं वो दिल्ली में भी है और हरियाणा में है। अभी फ़िलहाल दिल्ली में हेड ब्रांच है नजफगढ़ में, हरियाणा में हमारा सोनीपत में है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि अगर हमसे आप पूछोगे कितनी महिलाएं आके रह चुकी, तो कम से कम लाखों तादाद की महिलाएं आके रह चुकी हैं। ओके। अगर आप पूछोगे कितना रेशियो है कि आपने घर रीसेटल करवाए हैं या फिर वापस उनकी बनी है, तो कम से कम हमने 5,000 से ऊपर केसेस सॉल्व करें। तो किस टाइप के केसेस आते हैं, मतलब बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज? हमारे सोसाइटी में लड़कियों को काफ़ी सर्वाइव करना पड़ता है, कहीं ना कहीं उन्हें सेक्रीफाइस हर स्टेज पे करने को कहा जाता है, तो कैसे केसेस आते हैं आपके पास? हमारे पास अनमैरिड लेडीज़ भी आती हैं, हमारे पास मैरिड लेडीज़ भी आती हैं। हम 18 से ऊपर की कोई भी महिला जो परेशान है वो आके यहाँ पे रहती हैं। अनमैरिड से अगर स्टार्ट करें तो कैसे केसेस आते हैं? मायके वाले, मतलब घर वाले क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं। ओके। 10वीं के बाद शादी करवा रहे हैं, 12वीं के बाद शादी करवा रहे हैं, आगे पढ़ा नहीं रहे हैं, या फिर उनके पास कोई अच्छा रिश्ता आ गया तो भाई बोझ हटाने के लिए शादी कर दो। या फिर जो आजकल प्रथा चल रही है, ट्रेंड चल रहा है, पैसे दे के शादियाँ हो रही हैं। लड़के की अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसके घर वाले मायके वाले को पैसे ऑफर करते हैं कि हम तुम्हें 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, तुम अपनी बेटी दे दो। अब उस बेटी से तो पूछो वो शादी के लिए तैयार है या नहीं है, उसकी क्या मर्जी है। एक तो ये पॉइंट है। और अनमैरिड में और भी हमारे पास आता है कि घर वालों के बीच में इतनी लड़ाइयाँ हो रही है, पति पत्नी के बीच में, कि वो जो उस माँ बाप का जो फ्रस्ट्रेशन है वो बच्चे पे उतर रहा है। अच्छा। मतलब वो मेंटली इतनी टॉर्चर हो चुकी है, इतना टॉर्चर हो चुकी है, ट्रॉमा से गुजर रही है। या फिर माँ बाप के केस चल रहे हैं, दोनों सेपरेट है, बच्चा एक के पास है, तो जो माँ है वो अपनी कोर्ट कचहरी की, अपना सर्विस जाने की, जो जॉब वॉब करती, उसकी फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे आके उतार रही है। इमोशनल बॉन्डिंग बिल्कुल जीरो, जिस वजह से बच्चा फिर बाहर जाता है प्यार ढूंढने के लिए, और फिर उस बच्ची को गलत ठहरा दिया जाता है कि तू तो करेक्टरलेस है। आप ये तो देखो उसका बीज कहाँ से पनपा है, वो तो पहले तुम्हारे पास जहाँ प्यार मिलेगा वो वहाँ अट्रैक्ट होगी। तो अनमैरिड में ऐसे हमारे पास केसेस आते हैं। अगर आप मैरिड की बात करो तो बहुत सारे केसेस हैं। पति खर्चा नहीं दे रहा है, शराब पी के मार रहा है, या जो भी अपनी कमाई है वो अपनी माँ को दे रहा है। चलो ठीक है, माँ को दे रहा है, बट जो भी वुमेन की जो एक नीड होती है, जो वाइफ की जो नीड होती है वो आपको पूरी करनी चाहिए। एक जो बच्चे की नीड होती है, बच्चा भी तो आप ही का है, तो उसमें कटौती करना या देना नहीं, मारपीट करना। सास ससुर सप्रेस करते हैं भाई, पति के सामने सास ससुर बिल्कुल अलग है, पति के आने के बाद सास ससुर बिल्कुल अच्छा अलग है। मतलब पति के पीछे महिला को दे गालियां, दे ताने, मारना पीटना, घर का ऐसे ऐसे काम कराना जो उसने आज तक कभी जिंदगी में नहीं करे होंगे। और पति के सामने दोनों सास ससुर अच्छे बन रहे, हम तो तेरी बीवी से कोई काम नहीं करवाते, उसके कान भरना। वो बेचारी किसको बोले, ना सास ससुर की ना पति की। पति के सामने सास ससुर सही है तो वो पति कहता तू मेरे माँ बाप के खिलाफ मुझे भड़का रही है। बिल्कुल। फिर आता है कि बच्चा, हमें लड़का चाहिए, तूने लड़की क्यों पैदा करी, हमें तो ऐसे कुछ रियल एग्जांपल्स आप शेयर करेंगे प्लीज? हाँ, हमारे पास ऐसे केसेस हैं। अगर आप एट प्रेजेंट हमारे मायका में विजिट करेंगे तो 3-4 महिलाएं ऐसी हैं जिनको लड़की पैदा करने पे छोड़ दिया गया है, और लगातार कम से कम 3-4 उन्होंने लड़की पैदा हो गई है तो 5वीं 6ठी बार वो जब प्रेग्नेंट हुई तो ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया कि इस बार भी लड़की पैदा कर देगी, तू घर से निकल जा, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी। तो ये महिलाएं किस स्टेट से है? हरियाणा से है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें देखी जाती है। बिहार देख लो आप, ऐसी चीज़ें जो, मतलब हमारे पास जो केसेस आते हैं वो या तो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं या लोअर क्लास से आते हैं। मिडिल क्लास के केसेस
होते हैं हमारे पास, हायर मिडिल क्लासेस की भी केसेस होते हैं, बट उनकी रेशियो कम है अगर हम कंपेयर करें लोअर मिडिल क्लास से और लोअर क्लास से। तो एक जो ये लड़का वाला जो एक है ना कि लड़का चाहिए, ये कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमा बन जाता है कि यार जैसी वो प्रेग्नेंट होती है, हमारे को मतलब बताती हैं कि जब भी मैं, एक महिला है वो बता रही थी कि जब मुझे पता चला मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट हूँ, 2 लड़कियां हो चुकी है, मतलब जैसे ही उसको पता चला मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, उसके दिमाग और उसका जो ट्रॉमा है, जो उसकी मेंटल स्टेट थी, वो इतनी खराब हो गई थी, उसमें एक डर पैदा हो गया था कि अगर अब लड़की हो गई, मेरे ससुराल वाले तो या तो मुझे मार डालेंगे या मुझे तीनों बच्चों के साथ बाहर निकाल देंगे। मायके वालों से अगर वो बात करती है, हमने तो तेरी शादी कर दी है, जीना मरना तेरा वहीं पर है, तू जिएगी भी वही, मरेगी भी वही, मायका तो सिर्फ एक तेरा नाम का है। ऐसे भी कहा जाता है ना हमारी सोसाइटी में कि माँ घर से डोली निकलती है, ससुराल से अर्थी हाँ, निकलती बस है। वही ये चीज़ चलती आ रही है आज भी, और जबकि आज का तो ज़माना इतना मॉडर्नाइज हो गया है, मुझे नहीं लगता कि आज भी ये प्रथा चलनी चाहिए। जब ये प्रथा थी तो उस टाइम के मायके वाले सपोर्टिव थे, बिल्कुल। अगर उन्होंने ये चीज़ बोली, अगर ये प्रथा थी तो कुछ सोच के ही हो गई। मगर अब की जो मॉडर्नाइजेशन है या फिर आज की जो क्राइम है, मुझे नहीं लगता कि मायके वालों को अपना पैर पीछे करना चाहिए, क्योंकि वो बेटी तुम्हारी ही है। अगर तुमने शादी करी है, चाहे चलो लव मैरिज करिए चाहे अरेंज मैरिज करिए, वो बेटी तुम्हारी है। अगर उसको कुछ भी आज चाहती है वो तुम्हारे पास ही अगर आएगी। आप सपोर्ट करोगे तो ससुराल वाले उसे तंग नहीं कर हाँ, पाएंगे। क्योंकि ससुराल वालों को जब पता चल जाता है कि अब इसके पीछे कोई भी नहीं है, कोई बैक सपोर्ट कोई नहीं बैक है, सपोर्ट नहीं है, तो उसी दिन से उनका तांडव शुरू तो हो फिर जाता वो है। लेडी को थर्ड बेबी क्या हुआ? लड़की हुई, फिर देन चौथी बार जब प्रेग्नेंट हुई तो उसको घर से निकाल दिया। ओके, मतलब पैदा होने के पहले ही निकाल दिया। हाँ, क्योंकि तीसरी बार भी बेटी हुई, चौथी बार जब हुई प्रेग्नेंट, तीसरी बार भी उसने जब बेटी पैदा करी तो उसने बहुत हाथ पैर जोड़ जाड़ के सब कुछ करके घर में रही। उसकी नौकरानी से बदतर हालत कर दी थी, बच्चों को कुछ नहीं देना, खाना पीना नहीं देना, दूध नहीं देना, वो बेचारी कहाँ से क्या करेगी। ऊपर से इतना, जब प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर किसी महिला को मेंटली इतना ट्रॉमा हो तो वो ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं करवा पाती, उसको दूध उतरता ही नहीं है, क्योंकि वो इतना स्ट्रेस में होती है। तो उस मतलब बच्चों को बहुत बुरी तरह उसने रखा, आप जैसे सोचो कि वो तैसे। खुद के घर में ही एक सर्वेंट की तरह रह रही है, बहुत हाँ, सारे ताने सुन रही है, उस बीच 3 बच्चों को पाल रही है और चौथी बार वो प्रेग्नेंट है। क्या मेंटल ट्रॉमा से वो गुजर रही होगी? वो तो वो वही जाने। हम तो बस जब हमारे पास आते या तो हमारे आंखों से आंसू निकल रहे होते, या तो सामने वाले के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है, ससुराल वालों के ऊपर। मतलब वो इतनी लाचार होकर आई थी ना, मतलब आप देखोगे ना, वो आपको ऐसा लगेगा कि सही में उसके बॉडी में कुछ भी नहीं है। तो फिर उसने कनेक्ट कैसे करा आपसे? यूट्यूब से। हमारे पास जो महिलाएं आती है ना, वो या तो यूट्यूब से या तो गूगल से सर्च करके आती हैं। आजकल यूट्यूब में एक फीचर है कि आप बोल के टाइप कर सकते हो, क्योंकि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता या फिर कुछ, तो वो यूट्यूब पे उन्होंने बोला होगा कि अनाथ आश्रम, महिला अनाथ आश्रम बच्चों के साथ जहाँ, तो वो मायका की उनकी वीडियो आई उनके सामने, तो उन्होंने 3-4 वीडियोस देखी। तो जब तक महिला वीडियोस नहीं देखती, या उनको जब उन्होंने देखा कि हाँ यहाँ पे तो महिलाओं को रखा जा रहा है, बच्चों को रखा जा रहा है, तो फिर उनका कॉल हमारे पास आता है। ओके। तो फिर जब उनसे वो पूछती हैं डर डर के, यहाँ से तो हमें निकाल नहीं दिया जाएगा, मेरी 3 बेटियां, मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, मेरी प्रेगनेंसी का क्या होगा। पहले तो उनको शांत करते हैं कॉल पर ही कि आप शांत हो जाओ, अपना आराम से बोलो क्या बोलना है आपको, क्योंकि हमें भी पता है कि सामने वाला अगर कॉल कर रहा है तो बहुत परेशानी में ही कॉल कर रहा है, वरना कोई भी महिला इतनी आसानी से घर नहीं छोड़ती अपना। अगर उसके दिमाग में घर छोड़ने का आया है तो इसका मतलब है कि उसका लिमिट क्रॉस हो चुकी है कोई सहने की। ऑप्शंस नहीं है उसके पास। तो हम पहले उसको नॉर्मलाइज करते हैं हर लेडी को कि आराम से बताओ क्या बात है, आप आके रह सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो फिर जब उसको लगता नहीं कि हम आके रह सकते हो, तो उसकी आवाज़ थोड़ी सी नरम हो जाती है, मतलब होता नहीं, एक अकलापन वो सब खत्म हो जाता है। फिर वो पूछती है कि कोई चार्जेस तो नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर हम बोलते हैं कि कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पे रहने के लिए, आपको 1 रुपया नहीं देना। महिला को सिर्फ अपना आधार कार्ड लाना है, और अगर वो बच्चे के साथ आ रही है तो बच्चे का आधार कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर टीके का कार्ड, जो वैक्सीनेशन कार्ड होता कोई है। पुलिस वेरिफिकेशन भी कोई करते हैं? पुलिस वेरिफिकेशन हम नहीं करते हैं, क्योंकि महिला ऑलरेडी 18 से ऊपर है। और अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चे की जो नेचुरल गार्डियन है फादर या मदर होते हैं। अगर बच्चा माँ के साथ है तो ऑब्वियसली बात है वो सेफ है, तो हम पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। अगर आप आधार कार्ड दे रहे हो, और कोई भी महिला अगर 18 से ऊपर है तो वो सक्षम है अपने बारे में सोचने के लिए, और
अगर हम लॉ के बारे में भी बात करें तो वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी सकती है 18 के बाद। तो फिर हम उनका आइडेंटिटी प्रूफ़ ये लेते हैं कि आधार कार्ड या फिर बच्चे का जो आइडेंटिटी प्रूफ़ होता है वो। फिर हम उनसे एक एप्लीकेशन लिखवाते हैं क्योंकि हमारी एक फ़ाइल बननी होती है, हमें भी पता होना चाहिए कि जो महिला हमारे पास आ रही है वो किस रीज़न से आ रही है। तो वो एक एप्लीकेशन लिखती हैं हमारे सामने, लेटर लिखती हैं, एप्लीकेशन लिखती है कि वो क्यों आना चाहती है और उन्हें मायका अनाथ आश्रम में ऐसा क्या हुआ उनको आना पड़ा। वो अपनी पूरी स्टोरी लिख देंगी, वो हम उनकी फ़ाइल बना देते हैं। फिर हमारा तीसरा स्टेप होता है घर वालों को इन्फॉर्म करना। अब लोगों का दिमाग में रहेगा कि हम तो यार घर वालों से ही भाग कर आ रहे हैं, अब घर वालों को इन्फॉर्म करेंगे। देखिए इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा एक्सपेक्ट है कि अगर हम घर वालों को इन्फॉर्म नहीं करेंगे कि एक दिन बाद फिर वो एफआईआर करवाएंगे, मिसिंग कंप्लेंट करवाएंगे, तो जिस वजह से आपको भी प्रॉब्लम होगी और एनजीओ पे भी बात आएगी। तो एनजीओ का सबसे बड़ा रोल यही है कि रेट अगर हम किसी भी महिला को रखते हैं तो उसके घर वालों को इन्फॉर्म करते हैं। अगर घर वाला ऐसे भी नहीं कि दोस्त को कर दिया, भाभी भैया को कर दिया, हम ब्लड रिलेशन को करते हैं। अगर अनमैरिड आती है तो उसके पेरेंट्स को किया जाता है। अगर मैरिड आती है तो इन लॉज को या फिर हस्बैंड को, या फिर जब उस दोनों को नहीं करवाना चाहती तो हम उसके पेरेंट्स को करते हैं। इससे चौथे को हम नहीं इन्फॉर्म करते हैं। तो महिला के एक डर आ जाता है कि यार ज़बरदस्ती लेके चले जाएंगे, उनको पता चल के तो यहाँ पे मारेंगे। तो भैया ने एक बात बोल रखी है, जो हमारी ना एंट्रेंस है उसको भैया ने लक्ष्मण रेखा बोल रखी है। कहते तू अपने भाई के पास आई है, तेरा भाई बैठा है, तो कोई भी रावण रूपी राक्षस इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकता। उन्हें ये भी डर है कि वापस ले जाके उन्हें फिर से मारेंगे। हाँ, तो मारपीट भी होती है। हाँ। तो जब भाई अविनाश भैया काउंसलिंग करते हैं, हम भी बोलते हैं, हम भी कॉल पे बोलते हैं कि आप इस चीज़ की चिंता मत करो। आप एक बार अगर मायका स्वीट होम में आ गए, आप अपने मायके में आ रहे हो, दिल खोल कर आओ, निडर होकर आओ, हम बैठे हैं। अगर आपको नहीं जाना ना तो किसी की बस की बात नहीं है कि आपको लेके चले जाए। बेसिकली मैं पर्सनली आपके जो अविनाश भैया हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से थैंक्स बोलना चाहूँगी कि वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नॉर्मली जहाँ खुद के मायके वाले हाथ पीछे कर लेते हैं, वहाँ वो उनके लिए काम कर रहे हैं। तो जब महिला को ये डर खत्म हो जाता है ना कि मेरे को ज़बरदस्ती लेके नहीं जाएंगे, तो फिर वो निडर होके आती है और आराम से रहती है। और तो ऐसे में फैमिली का क्या रिएक्शन होता है? मतलब कि आपने मेरे बच्चे को बहला फुसला के ले गए या कुछ इस टाइप के एलिगेशन? इल्ज़ाम लगते हैं, आप ज़बरदस्ती मेरी बीवी को रख रहे हो, आपने हमारी बीवी को बहला फुसला लिया। बहुत गालियाँ पड़ती है पतियों की फ़ोन, क्योंकि हमारे नंबर्स तो सोशल मीडिया पे है। तो कॉल आता है, मैं इस फलाने का पति बोल रहा हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को रखने की। अब मैं अगर ऑनलाइन बोलूँ तो हम देखो, पहले तो हम प्यार से बात करते हैं, जब उसकी टोन ऊंची हो जाती है, जब वो बदतमीजी पे आता है, तब हम बोलते हैं कि भाई तेरे में हिम्मत नहीं थी अपनी पत्नी को पत्नी की तरह रखने की। Exactly. ठीक है, तो अब वो यहाँ पे आके रह रही है। अगर जब तक तेरे में अकल नहीं आएगी तब तक आ मत जाइयो यहाँ पे। अपने आप चुप होके फोन काट देता है कि उसको पता है कि मेरी बीवी के पास अब बैक सपोर्ट है। एक वो अपने बच्चों को लेके रह रही है, उसके पास एक छत है जो उसके लिए 24 घंटे खड़ा है। बिल्कुल। तो वो अपने आप उसकी आवाज़ नीचे हो जाती है। तो उस लेडी के केस पे अगर आए, जिनके बारे में आप बता रहे थे 4 टाइम प्रेग्नेंट थी तो उन्हें निकाल दिया गया था, तो फिर वो प्रेगनेंसी के टाइम में ही आई आपके? हाँ, वो प्रेगनेंसी के टाइम पर ही आई और उसकी डिलीवरी हुई और वो अभी यहीं रह रही है अपने बच्चों के साथ। और जब मतलब तो मायका ने ही सारा काम उनके लिए किया? सब कुछ मायका ने किया। और अल्ट्रा जो भी एक नेसेसरी टेस्ट होते हैं, जो नेसेसरी मेडिसिन होती हैं, टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट कराना, चेकअप कराना, वो सब मायका करवाता है। और जब उस लेडी की डिलीवरी हुई, हमारे पास तो बच्चे भी रहते हैं, महिलाएं भी रहती हैं, हम बच्चे भी हैं। तो हमारा हमेशा एक सपना रहता है कि जब बच्चा किसी का भी बेबी होता है तो एक माँ के दिल में होता है कि मेरी बच्ची की एंट्री बहुत अच्छे से हो। तो हम क्या करते हैं, पूरा घर मतलब पूरा जिस रूम में वो रहती है उस रूम को पूरे फूलों से सजा देते हैं, आरती की थाल लेके रहते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, बच्चे का जो पहला कदम है उसको हम प्रिंट करते हैं रोली में डाल के। तो उस महिला के मुंह से यही चीज़ निकली कि आज तक मेरे घर वालों ने या मेरे मायके वालों ने इतना नहीं किया जितना मुझे इस मायके में मिला है, जो मेरे लिए अविनाश भैया ने किया है। मतलब कई लोगों के लिए, कई महिलाओं के लिए अविनाश भैया ना एक भगवान है। मतलब पूजती है उनको, बिल्कुल। उनको अपना भाई भी नहीं, उनका पिता मानती है और उनको बोलती है अगर अविनाश भैया नहीं होते ना तो मैं अपने बच्चों को लेके कहीं डुबकी मार लेती, मैं मर जाती। कोई सहारा ही नहीं होता उन्हें। कोई सहारा नहीं होता।
मगर वो कहती हैं, मतलब हमारे पास ऐसी भी लेडीज़ आई हैं सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी होती हैं, मगर वो अपने बच्चे की शक्ल देख के रुक जाती है कि अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा। ओके। और कोई अपने हाथों से कोई अपने बच्चों को मार नहीं सकता। तो सुसाइड अटेम्प्ट करने का रीज़न? टॉर्चर, मतलब पति इतना टॉर्चर कर देता है, इतना टॉर्चर कर देता है, मायके से सपोर्ट मिल नहीं रहा है, वो बेचारी कहाँ जाए। अच्छा, जब तक किसी को मायका के बारे में नहीं पता होता, मतलब हमारे एनजीओ के बारे में नहीं पता होता, उसके दिमाग में यही आता है कि मैं मर ही जाती हूँ, कोई रास्ता नहीं कोई है रास्ता नहीं है, अब मैं मर जाऊंगी। हम्म, अगर आप हमारे चैनल पे जाओगे या इंस्टाग्राम पे जाओगे तो बहुत सी महिलाओं के हमने कटिंग्स डाल रखी हैं। किसी ने अपने हाथ काटा है, किसी ने फिनाइल पी ली है, किसी ने पंखे पे लटक के अपने आप को मारने की कोशिश करी इतना है। ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। इतना फ्रस्ट्रेट, मगर जब मैं पूछती हूँ ना कि रुक क्यों गए, मर क्यों नहीं गए, कहते मैडम आंख बंद करती ना बच्चों का दिमाग में आता है और सोचती हूँ कि मेरे बच्चों का क्या होगा, ये तो हैवान लोग हैं, ये तो मेरे बच्चों को भी खा जाएंगे। तो फिर हम रुक जाते हैं। फिर हम कहीं ना कहीं से मोबाइल पे सर्च करते हैं कि कोई अनाथ आश्रम ऐसा मिल जाए, कोई शेल्टर होम ऐसा मिल जाए कि जहाँ पे माँ बच्चे को एक साथ रखा जाए। तो फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको हमारे बारे में कैसे पता चला, कहते हमने गूगल या यूट्यूब से देखा आपके बारे में। तो कहते हैं कि एक आस मिल जाती है जीने की कि हाँ मेरा बच्चा मेरे से अलग नहीं होगा। बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, कर्नाटक, बिहार, बहुत सारे अलग अलग स्टेट से भी, असम से, ये मिजोरम सारे से, स्टेट से। तो केसेस से आ रखे हैं। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपके स्टेट में आपके आसपास कोई ऐसी एनजीओ नहीं मिली। कह रहे मैडम कोई ऐसी एनजीओ ही नहीं है जो माँ बच्चे को एक साथ रखे। ओके। कई कई महिलाएं 3-3, 4-4 अनाथ आश्रम से होकर आ रही होती है हमारे पास। अच्छा। कहते हैं कि हमारे बच्चे को हमसे अलग कर रहे हैं, हमें अपने बच्चे से अलग नहीं होना, हमें अपने बच्चे के साथ ही रहना है, जिसके लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के निकली हूँ वही मेरे से ये अलग कर रहे हैं। तो एक लेडी का भी रिसेंटली मेरे पास एक कॉल आया था, वो शायद आने वाली है यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे एक अनाथ आश्रम से ही कॉल की थी, जयपुर की अनाथ आश्रम में थी। तो उन्होंने बोला कि दीदी ये ना बच्चों को नहीं रहने दे रहे मेरे साथ, क्या आपके अनाथ आश्रम में बच्चे रहेंगे मेरे साथ? तो मैंने कहा कि हाँ बच्चों के साथ महिलाएं आके रह सकती हैं। तो हमारा ना फिर छूटते ही एक क्वेश्चन होता है कि बच्चे कितने साल के हैं, क्योंकि हमारी एक गाइडलाइन है। तो वो कहती है मेरा बच्चा इतने इतने साल का है, मेरी बेटी है और एक लड़का है। तो बेटी की उम्र इतनी है, लड़के की उम्र इतनी है। मैंने कि ठीक है आप आके रह सकते हो, अगर आपको आके रहना है तो आप अपना आधार कार्ड और दोनों बच्चों का कोई भी आधार कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर टीके का कार्ड, जिससे कि हमें पता हो कि ये बच्चा आप ही का है। क्योंकि आजकल क्राइम इतने हो रहे हैं कि हमें भी हर एक चीज़ देख के चलनी पड़ती है। तो अगर मैं गाइडलाइन की एक बात करूँ तो हमारे यहाँ ना क्या है, क्योंकि ये महिला आश्रम है, ये शेल्टर होम जो है महिलाओं के लिए है, तो हम 8 साल से ऊपर के लड़कों को नहीं रख सकते महिला के साथ। अच्छा। क्योंकि अगर आप इसके पीछे का रीज़न पूछो तो वैसे एक तो अनाथ आश्रमों की इतनी नेगेटिव इमेज है कई लोगों की वजह से, कई पास्ट की वजह से, कितने क्राइम्स की वजह से। और फिर कोई अगर पति को पता चल जाता है, अभी एक रिसेंटली में एक केस हुआ है, एक पति को जब हमने इन्फॉर्म किया कि आपकी बीवी और बच्चे यहाँ पे आके रह रहे हैं, तब तो उसने हाँ करके ठीक है छोड़ दिया कि मरे जाए जिए कुछ भी करे। पत्नी को फ़ोन किया, हाँ मुझे पता है तू अनाथ आश्रम में क्यों गई है, वहाँ पे तो आदमी भी होते होंगे, मुझे पता नहीं क्या एनजीओ में क्या होता है। ओह। तो हमें ना ये सब चीज़ें देख दाख के भी चलनी होती है। तो एक गाइडलाइन हमने बना रखी कि 8 साल से ऊपर का लड़का हम अलाउड नहीं करेंगे। अब कई महिलाएं इस पे लड़ लेती हैं हमसे कि हमारा तो बस बच्चा 10 साल का है, 12 साल का है। अब मैं उनको ये चीज़ कैसे समझाऊं कि बच्चों की जो मेच्योरिटी, जो लड़कों की जो मेच्योरिटी वो जल्दी आ जाती है लड़कियों से। लड़की की हमारे को एज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़की चाहे 21 साल की हो, 2 साल की हो, 18 साल की, 19 साल की, वो अपनी माँ के साथ आके रह सकती है। तो फिर जो 8 साल के बच्चे हो जाते हैं ये कहाँ जाते हैं? फिर अगर हमारे पास ऐसे केसेस अभी एट प्रेजेंट 2 केसेस हैं जिनके 8 साल से ऊपर के लड़के हो चुके हैं और माँ अपनी रह रही है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, उस 8 साल के जो ऊपर के जो बच्चे हो जाते हैं लड़के को, हम उसको गवर्नमेंट शेल्टर होम में जो CWC में है वो हमें भेजना पड़ता है। ओके। तो अब उसमें हमें भी दुख होता है, माँ को भी दुख होता है, मगर माँ कहती है कि चल ठीक है मेरा बच्चा वहाँ पे सेफ है, कम से कम उन हैवान के हाथों में नहीं है। और फिर माँ की ये है भी कि वो वहाँ पे जाके मिल सकती है अपने बच्चे से, महीने में जाके 2-3 बार वहाँ पे अलाउड किया जाता है महिला को मिलने से। मगर अब क्या करें, हम भी बाउंड है क्योंकि शेल्टर होम वुमेन का है, महिलाओं का है, तो हमें भी एक गाइडलाइन, ये वाली एक गाइडलाइन है जो गाइडलाइंस तो फॉलो करनी पड़ती है। अगर अब हमारे पास महिलाओं के ये कॉल आते हैं कि हमारे पास तो 10 साल का लड़का है, 11 साल का है, हमें तो बच्चे को नहीं छोड़ना।
अब हम इस चीज़ में फिर पीछे हो जाते हैं कि हम हम्म माँ आप आके रह सकते हो, हम मना नहीं कर रहे हैं। अगर आप लड़के को लेकर आते हो तो हम लड़के को दूसरे आश्रम में रखवाएंगे और आप जाके मिल सकते हो। जो महिलाएं मान जाती है वो आके रह लेती हैं, जो महिलाएं नहीं मानती तो उसके लिए अभी हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है। ओके। तो इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और बहुत सी महिलाएं इस वजह से आ भी नहीं पाती हैं। तो जैसे बात करूँ कि आप लोग पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं, घर वालों को इन्फॉर्म करते हैं, तो क्या कभी कोई ऐसा केस हुआ है कि सामने वाला अपनी गलती मानकर या आपसे बहस करने के लिए या किसी भी रीज़न से आपके शेल्टर में पहुंचा हो? पहले तो मैं ये बोलूँ कि सारे केसेस में हम जब इन्फॉर्म करते हैं तो पहले तो हम इन्फॉर्म करके फ़ोन रख देते हैं, क्योंकि उस टाइम पता है कि हमें गालियाँ पड़ेंगी, क्योंकि वो पागल हो जाएगा कि तो हम सब हमारा ये होता है कि आपकी बीवी या बेटी या आपकी बहू यहाँ पे आके रह रही है अपने बच्चों के साथ, माइका अनाथ आश्रम से बात कर रहे हैं। फ़ोन रख दिया। 1 हफ्ते बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद कॉल बैक आती कि हमारे को अपनी बीवी से बात करनी है। हम मना नहीं करते, हम पहले होल्ड पे रखते हैं, बीवी से पूछते हैं या बेटी से पूछते हैं कि आपको अपने पेरेंट्स से या हस्बैंड से बात करनी है। जब वो मना कर देती है तो हम ज़बरदस्ती नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि अभी वो कौन सी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है। बिल्कुल। तो हम फ़ोन पे उठा के बोलते हैं कि ठीक है, अभी अब वो आपसे बात नहीं करना चाहती, थोड़े टाइम बाद आप कॉल कर लेना या फिर आप 1 हफ्ते बाद आके मिल लेना। हमारे पास ऐसे-ऐसे हस्बैंड आ रखे हैं भाई साहब, हमारे आश्रम के बाहर के जो शीशे हैं वो तोड़ जाते हैं, घंटियाँ तोड़ जाते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, पुलिस को ले आएँगे, हम आराम से बैठे रहते हैं, क्योंकि हमें पता है हम गलत नहीं हैं। तो ये तो हो गई वॉयलेंस वाली बात कि हद से हद वो पुलिस लेके आ जाते हैं कि हमारी बीवी को ज़बरदस्ती उन्होंने रखा हुआ है। हम बीवी को सामने ला के खड़ा कर देते कि हमने आपको ज़बरदस्ती रखा हुआ है। बीवी बोलती है कि नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से अपने बच्चों को लेके आ रही हूँ, पहले इसको बोलो ये सुधरेगा तो मैं जाऊँगी। तो वो जब पुलिस के सामने ये चीज़ पता चल जाती है तो पुलिस अपने आप सेटबैक हो जाती है कि भाई तू अपने आप को सुधार, बीवी अपना देख लेगी, उसके पास एक है शेल्टर। फिर आप कहो कि काउंसलिंग वगैरह कैसे होती है, जब हस्बैंड सारे वॉयलेंस करके चला जाता है, जब उसको पता है कि कुछ नहीं होने जब वाला वो है, डराने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं हो कुछ पाता नहीं है। हो पाता, तो वो शांत हो जाता है। फिर शांत होकर आता है, हाँ जी आप बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, तू क्यों नहीं आ रही वापस। फिर हम उस स्टेट पे उनकी काउंसलिंग करते हैं। पत्नी पत्नी का तो हमें पता होता है कि जब वो आती है पत्नी या कोई भी महिला, तो उसकी काउंसलिंग सेकंड डे से हम स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि हमें पता चले प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है? तो उसकी तो हमें प्रॉब्लम पता होती है, उसके पॉइंट्स हमारे पास होते हैं कि ये प्रॉब्लम है। फिर हम पति से बात करते हैं कि भाई देख, इसकी तो ये प्रॉब्लम है, अब तू बता तेरे को अपने बारे में क्या बताना है। तो वो कई कई जगह बोलते हैं कि हाँ ये मेरी गलती है, हाँ ये मेरी गलती है। कई कई जगह वो बोलते हैं कि इसको भी सपोर्ट करना चाहिए, मैं इतना कम कमाता हूँ। कई कई हमें लगता है कि महिला की भी गलती है। देखो ताली दोनों हाथ से बजती, कभी एक हाथ से नहीं बजती। तो हम दोनों की जब पता चल जाती है तो दोनों की काउंसलिंग करते हैं, सामने आमने सामने बिठा के। वो अविनाश भैया करते हैं और जो हमारे काउंसलर्स है वो करते हैं। तो फिर जब पत्नी बोलती है कि हाँ मैं इस चीज़ पे राजी हूँ, ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि मैं इस चीज़ में कोऑपरेट करना है मैं करूँगी। पति बोलता है कि ठीक है, मैं भी तेरी इन चीज़ों को मान लेता हूँ। फिर दोनों अपनी अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन लिख के जाते हैं कि जो जो मैंने बोला वो मैं करूँगा, अगर मैं नहीं करता हूँ तो मेरी बीवी या बेटी यहाँ पे आके दोबारा रह सकती है। पत्नी या बेटी ये लिख के जाती है कि अगर इसने मेरी बातें नहीं मानी तो मैं वापस यहाँ पे आके रहना चाहूँगी। तो इस तरीके से हम रिजॉल्व कराते हैं और इसमें हम कोई एफआईआर नहीं कराते, कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स का हम सहारा नहीं लेते हैं। अब आप पूछोगे कि क्यों नहीं कराते, और बहुत से लोग कमेंट भी करेंगे कि महिला के पास तो कानून है, महिला जाके एफआईआर करा सकती है बजाय एनजीओ में जाने के। अब मैं उनको ये चीज़ बोलूँ, अगर महिला ने एक कदम बाहर रख के पुलिस स्टेशन चली गई, सबसे बड़ा बेड़ा गर्क उसका तब होता है। तब ससुराल वाले कहते हैं अब तू थाने चली गई ना, तू थाने में ही रह, तेरा ससुराल आना बंद है, तू थाने गई कैसे। और थाने वाले सुनते भी नहीं है। पहले तो ससुराल वाले ताने मारेंगे, तू थाने गई कैसे, अब तू कोर्ट में ही देखियो। अब वो बेचारी कहाँ जाए, वो बेचारी, उसको एक डर रहता है कि अगर मैंने थाने में कंप्लेंट कर दी तो मेरा तो वैसे ही पत्ता कटा है। कोर्ट कचहरी जाने के लिए पैसे नहीं, क्योंकि कोर्ट में लगते हैं पैसे, बिल्कुल, और वकील वगैरह पैसे लेते हैं, उस बेचारी के पास पैसे नहीं, तो वो बेचारी कहाँ जाएगी। वो तो वहां की भी नहीं रही, यहाँ की भी नहीं रही। अच्छा वो चलो पुलिस स्टेशन चली भी गई, हमारे पास ऐसे भी केसेस आए, मतलब महिला जाके पुलिस से मदद मांग रही है। चलो एक बार समझ में आता है, पहली बार पुलिस कहती तुम्हारा आपस का घर का मामला है, तुम अपने आप सुलझा लो, क्योंकि पुलिस को भी पता है अगर हम बोलेंगे तो घर टूटने के चांसेस ज्यादा है।
अगर वही महिला के पास 2 बार आ रही है, 3 बार आ रही है, पिटती हुई हालत में आ रही है, चौथी बार आ रही है, तब भी पुलिस ये कहती है तुम्हारा घर का मामला है, तुम अपने आप सुलटो। घर का मामला है तो मतलब घर वाले मुझे मार भी दे। तुम्हारा घर का मामला है, तुम अपने आप सुलटो। मतलब जब मुझे महिला ये बताती है ना, तो गुस्सा आता है, क्योंकि मैं खुद एडवोकेट हूँ। मैंने कि तुम बैठे किस लिए हो थाने में, चाय वगैरह पीने के लिए और किसी के लिए नहीं। चलो तुमने पहली बार मना करा, समझ सकती हूँ कि अगर पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होती, एटलीस्ट आप जाकर देखो तो मैटर जाके क्या है। देखो तो सही। चलो दूसरी बार में आके चले जाते हैं, पति को समझा बुझा के चले जाएंगे, चलो ठीक है समझा के चले गए। तीसरी बार चौथी बार अगर महिला आ रही तो इसका मतलब है ना केस सीरियस है, आपको मदद करनी चाहिए, आपको थाने में बंद करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करते हैं। कई महिलाएं हमें बता दी कि थाने वालों को पैसे दे देते हैं पति, वो केस बंद कर वेरी देते कॉमन हैं। प्रॉब्लम। मैंने कहा कि यार ये तो बहुत खराब चीज़ है। तो वो कहते हैं हमारा तो ऐसी बात नहीं कि महिला हमारे पास चीज़ें करती हुई नहीं आती, कई महिलाएं सब चीज़ें करती हुई आती है, वुमेन सेल में कंप्लेंट करती है, कितना फाइट सब चीज़ें करेगी। कितना फाइट करेगी। अब जब वो थाने में चली जाती है तो उसका ससुराल वाले तो वैसे ही बंद कर देते हैं आना। मायके जाती है तो मायके वाले कहती हैं तूने कंप्लेंट क्यों करी, तेरी जिम्मेदारी है वहाँ की ताने वाने झेलना, तेरे को गालियाँ भी वही खानी है, तेरे को खाना पीना भी वही करना, हम तेरी मदद नहीं करेंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना आस्था जी, आज भी ना हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे परिवार मिलेंगे जहाँ महिलाओं को इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया जाता है। मतलब उन्हें लगता है कि बस ये हमारे अकॉर्डिंग जी, इनकी अपनी कोई पर्सनल चॉइस ही नहीं है। मैम मैं आपको एक बात बताऊँ, महिला को पता नहीं क्यों इतना वीक समझा गया है। बहुत टाइम ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी से चलता आ रहा है, मगर महिला को वीक नहीं समझना चाहिए। मेरी तो खुद की ये है, अगर आज हमने मायका खोला है ना तो हमें एक दुख भी है कि हमें मायका क्यों खोला, इतना क्राइम क्यों क्यों है, नीड पड़ी इसे खोलने क्यों की। नीड पड़ी। अरे तुम आराम से रखो यार। लड़ाई ना कभी जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी इशू से ही होती बिल्कुल। है, छोटी छोटी चीजें से ही बड़ी। एक बेटी से एक्सपेक्ट करते हैं बिफोर मैरिज कि आप अपने इस घर की इज्जत रखो। हाँ, जब ससुराल विदा करते तो कहते हैं कि अब वही तुम्हारा वही घर तुम्हारा घर है। लेकिन जब उसे नीड होती है तो कोई भी उसका घर नहीं होता है। हमारे पास ऐसे भी केसेस आते हैं कि कोर्ट में केस रनिंग में है, मायका में आके बेटी रह रही है, मगर अब माँ बाप भी कब तक देख लेंगे। जब अगर माँ बाप के घर में बेटा है और बेटे की आ गई वाइफ तो उसका और जीना आराम। बिल्कुल। भाभी जीने नहीं देती, वो कहती है। हमारे पास ऐसे भी मतलब हम दुनिया अगर मैं केस गिनवाने बैठूँ ना, बहुत सारे केसेस हैं। मायका में अगर वो जाती है रहने तो भाभी जीने नहीं देती, भाभी बच्चों में पार्शलिटी करती है अपनी, और ननंद के टोंट मारना, तू तो वो घर भी नहीं संभाल पाई, अब ये घर तोड़ने आ गई, तो वो महिला टूट जाती है। ऐसे में मायके जैसे एनजीओ का सहारा वो लेती ऐसे है। में मायका पहले तो सहारा लेने से पहले वो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी होती है। हमारे पास एक सारी महिलाएं कम से कम एक बार अटेम्प्ट कर चुकी होती है। ओके। ऐसी महिलाएं हमारे पास जितनी भी हमें महिलाएं रह रही हैं, अभी हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ 125 है, दोनों ब्रांचेस की मिला के। अगर आप किसी से आराम से बैठ के बात करोगे ना, कभी हर एक महिला कम से कम एक अटेम्प्ट कर चुकी होती है। या तो हाथ काट चुकी होती है, या तो पंखे पे लटकने की कोशिश कर चुकी होती है, तो फिनाइल पी चुकी होती है, या तो अपने आप को आग तक लगाने की कोशिश कर चुकी होती है। अब बताओ सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए भी कितना हिम्मत चाहिए। कि आप ये देखो ना, हिम्मत तो छोड़ो, आप कितना आपने उसको कितना भर दिया है कि अब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं उसे बचा। मरने से डर ही नहीं लग रहा है। मरने से डर ही नहीं लग रहा है, वरना मौत तो हर किसी को डरा देती है। बिल्कुल। तो अगर आप पूछो कि महिलाओं के लिए, हमें बहुत दुख भी होता है कि हमें मायका खोलना पड़ रहा है। भैया कभी कभार हमसे बात करते हैं कि यार कितना दुख है इस देश में, महिलाओं के लिए कानून होने के बावजूद भी उनका साथ नहीं दे रहा। अब लोग बोलेंगे महिलाएं कानून का इस्तेमाल गलत भी करती हैं, मैं ये भी मानती हूँ, केसेस होते हैं। मैं मानती हूँ। अगर आप 90% केसेस का बात करो, 90 में से आप रेशो निकालो, 50 to 60% केसेस रियल होते हैं, 30 to 40% सिर्फ पति को डराने के लिए होते हैं, राइट। मतलब झूठ होते हैं। अगर आप 50 to 60% की बात करो ना, आज भी लोगों के केस फाइल पड़ी हुई है रद्दी में। बिल्कुल। डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट, बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जस्टिस सिस्टम हमारा इतना खराब है, मैं बोल रही हूँ एडवोकेट होते हुए भी, इतना खराब है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में लिखा है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है वो 5 साल के अंदर अंदर खत्म होना चाहिए। ओके। आपको डिसीजन देना ही है। 13 साल, 14 साल, 15 साल हो गए केसेस को चलते। क्या फायदा ऐसे केस लड़ने का कि पूरी लाइफ ही निकल जा रही है। अगर पत्नी ने मेंटेनेंस का केस डाल दिया
तो वो आग में घी डालने वाला काम है। तू कैसे पैसे मांग रही है हमसे, किस बात के पैसे मांग रही है? अबे तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं उसके पास, कैसे पालेगी वो? मेंटेनेंस के केस में चलो इंटरम मेंटेनेंस बन गई, पति आ ही नहीं रहे, डेट पे ही नहीं आ रहा है, वारंट इशू हो गए हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दिल्ली छोड़ के चला गया है। वारंट अगर घर पे आ रहे हैं तो माँ बाप रिसीव कर रहे हैं, हमारा तो बेटा ही चला गया है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे ही कोर्ट में केस डलता है या एफआईआर लॉन्च होती है, माँ बाप सबसे पहले अपने बेटे को बेदखल कर देते हैं, ये दिखाने के लिए हमारा तो बेदखल हो गया, अब हमारे बेटे से लेना देना ही अब हम इसके नाम तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमसे कोई लेना देना नहीं है, आप उस लड़के को अपने आप ढूंढो, जबकि बेटा कमरे में ही बंद होता है। और सिर्फ दिखाने के लिए वो बेदखल कर देते हैं। तो अगर आप बोलो ना महिलाओं के साथ गलत नहीं होता, महिलाएं झूठ बोलती हैं, वो 10 to 15% केसेस हैं। अगर और ऐसे केसेस में महिलाएं कभी एनजीओ नहीं जाती है, जो केसेस फॉल्स होते हैं वैसी महिलाएं जो नहीं जाएगी, वो ससुराल में ही बैठेगी, केस भी करेगी और आराम से राज भी कर रही होगी। बिल्कुल भाई नजरिया बदलो। अब आप लोग अगर आप कमेंट भी करोगे ना तो सोच समझ के करना, कि ऐसी बात नहीं है कि महिलाएं खराब होती हैं, महिलाएं झूठ बोलती हैं। अगर आप बस्ती में चले जाओगे ना किसी, हर दूसरे घर की कहानी है कि पत्नी पिट रही है, शराब पी के पति मार रहा है, और तीसरे घर में जाओगे कि तो सास ससुर बहू को टॉर्चर कर रहे हैं, चौथे घर में जाओगे तो घर में खर्चा नहीं दे रहा, पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मैम इतने केसेस आते हैं हमारे पास, पति दूसरी करके अपने घर में ले आता है, घर तक ले आता है, घर तक ले आता है, कहता है कि ये तो अब मेरे साथ ही रहेगी। आप सोचो कि सीधा बाइगैमी का केस बनता है, क्राइम है ये। जब तक आपकी पहली बीवी से डाइवोर्स नहीं हुआ है, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हो। मगर पतियों की हिम्मत देखो कि वो दूसरी शादी भी कर लेता है, प्रेग्नेंट भी रहती है वो वुमेन, और वो दूसरी पहली बीवी को बोलते हैं ये तो हमारे साथ ही रहेगी, और तेरे को तुम्हें जो एडजस्ट करना है तो करो, अदरवाइज चलते बनो। कईयों में तो वो बाहर भी निकाल देते हैं बच्चों के साथ, कईयों में कहते हैं कि तेरे को एडजस्ट करना है तो कर, वरना भाड़ में जा। वो बेचारी मायके आती है, मायके वाले कहते तेरे को ससुराल में ही रहना पड़ेगा, ससुराल वाले कहते तू भाड़ में जा, तू जो करना है कर, मैं नहीं रख रहा तेरे को। और ये सबसे ज़्यादा हरियाणा के केसेस है। हरियाणा में क्या है, लड़कों की शादी हो नहीं रही है, लड़के लाते हैं बाहर से, किसी और स्टेट से शादी करने के लिए लड़की वालों को पैसा देते हैं, लड़के लेकर आ जाते हैं, और शादी क्यों नहीं हो रही उसको शादी के बाद पता चलता है लड़की को, शादी भाई इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि लड़के के ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, किसी की चाची के साथ उसका चल रहा है, उसकी भाभी के साथ उसका अफेयर चल रहा है, उसकी मौसी के साथ उसका अफेयर चल रहा है। हमारे पास एक हरियाणा का केस आया था, नाम नहीं बताना चाहूँगी, वो उसके मतलब लड़के वालों ने उसके घर वालों को शादी करने के लिए पैसे दिए, मतलब लड़की खरीद ली और शादी करा दी। वो अब शादी आ गई है, सुहागरात वाले दिन लड़का अपनी भाभी के साथ एक ही कमरे में, और लड़की जिसके साथ वो शादी करके आया है वो लड़की नीचे सो रही है। लड़की उस दिन तो कुछ नहीं बोली, वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी, उसको कुछ पता ही नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उसने बोला उसकी जो पति के साथ जिसका अफेयर था, भाभी के साथ, ये तो रस्म है, रस्म के नाम पे वो स्वागत वाले दिन उसकी बीवी को नीचे सुलाया और वो उसके पति के साथ ऊपर सोई। थोड़े टाइम बाद उसकी नजरें खुली, उसने रंगे हाथों पकड़ा अपने पति को अपनी भाभी के साथ, और फिर जो महिला है उसका देवर उस पर लाइन मार रहा, कह रहे वो तो मेरी वाली के साथ है, तू हमारे साथ आ जा। और फिर जब उसने सास ससुर को ये बात बताई, कह रहे घर की तो बात है, घर में ही रहने दे। इतनी गंदी मानसिकता। और उसने मायके में कॉल करी, मायके वालों को बताया, वही पुरानी रथा, एडजस्ट करो, तुम्हें ही रहना है, तुम्हें ही करना है। और वो बेचारी प्रेग्नेंट भी हो चुकी, बच्चा भी है उसके पास, वो बेचारी कहाँ जाएगी। ओके एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना आस्था जी, हमारे समाज में मैंने ये चीज़ देखा है कि घर के अंदर चाहे कितनी भी गंदगी मची हो, इसे मैं गंदगी मचाना ही कहूँगी, लेकिन बाहर सोसाइटी में पगड़ी बांध के घूमना है। समझ रहे हो आप मेरी बात को, कि घर के अंदर चाहे जो भी हो रहा है आपके साथ, लेकिन समाज के सामने हमें शुद्ध एंड साफ दिखना है। जाटों में सबसे ज़्यादा केसेस ये आते हैं कि लड़की अगर प्रेग्नेंट है उसको बाबा के पास ले जाएंगे सीधा कि लड़का करो, जड़ी बूटियाँ खिलाने लग जाएंगे। भाई साहब मेरे पास एक केस आया था, मैं दहल गई थी, मतलब जैसी वो प्रेग्नेंट हुई तांत्रिकों के पास लेके जा रहे हैं, जड़ी बूटियाँ खिला रहे हैं, पुड़िया बना के खिला रहे हैं कि हमें लड़का चाहिए। ये भी एक टाइप का टॉर्चर है महिला के लिए। और ऐसे केसेस मैंने भी सुने हैं।
और अगर वो इनटेक करती है, उसके ऑलरेडी मेडिसिन्स चल रही हैं, प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, वो कहीं ना कहीं अगर रिएक्शन कर जाए तो महिला तो गई गई, बच्चा भी गया साथ में। बिल्कुल। घूंघट करके रखो। आज के ज़माने में घूंघट कोई नहीं रखता। चलो आपको घूंघट रखना है, यहाँ तक हर कर कोई लो। कंफर्टेबल लाइफ मतलब चाहता दो है। दो इतने इतने घूंघट रखने हैं। वो बेचारी ना चल पा रही है, साड़ी भी पहननी है, घूंघट भी रखे, प्रेग्नेंट भी है, घर का काम भी करे, वो कैसे कर लेगी? आप ससुरा प्रताड़ित कर रहे हो उसे, हम्म प्रताड़ित कर ये रहे हो भी आप उसे। प्रताड़िता है, ये ऑब्वियसली बात है। अगर हमारे पास अगर ऐसे केसेस आते हैं और मेरे हत्थे चढ़ गए, मैं कहती हूँ आप साड़ी पहनो इतनी हैवी, लंबा घूंघट करो, मैं अभी आपके पेट पे तकिया बांधती हूँ और आप पोछा लगाओ। कर बिल्कुल। लोगे आप? वो मेरी शक्ल ऐसे देख रही होती है। मैंने कि आप कर लोगे? कोई भी नहीं कर सकती। बिल्कुल। प्रेगनेंसी में इतनी, मुझे नहीं पता क्या क्या होता है, नहीं पता होता किसी को भी। उसको इतना सपोर्ट चाहिए होता है, इतना इमोशनली सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, हर चीज़ का बिल्कुल। सपोर्ट चाहिए होता है एक वुमेन को उस टाइम पर। आप उस टाइम पे इतना टॉर्चर कर रहे हो, हद मचा रखी है। मतलब लोगों ने महिलाओं को तो ऐसा समझ रखा कि पैरों की जूती है। बिल्कुल। लोग हमारे क्या सामने कह के चले जाते हैं, ये तो हमारे पैरों की जूती है, अपने आप रगड़ के आएगी नाक। मैंने कि लेके दिखा के जाओ ऐसे। अच्छा, फिर? मैंने कि हमारे पास बोझ नहीं है ये, हमारे यहाँ तो बेटी की तरह जी रही है। अपने आप आओगे 2-3 हफ्ते बाद, जब पता चलेगा कि घर में बहू नहीं है, तुम्हारे बेटे को रोटी बनाने वाला कोई नहीं है, तुम्हें भी एक लत लग गई है फ्री का खाने की, आराम से घर पे बैठ के, जब चाय नहीं आएगी ना तब पता चलेगा तुम्हारे को। मैंने कि हमारे यहाँ कोई भी लड़की बोझ नहीं है, हमारे यहाँ जिंदगी आराम से जी रही है। बिल्कुल। जब वो देखते हैं ना कि हाँ इसके चेहरे पे खुशी है, ये तो उसको हर चीज मिल रही है, अब इससे हमारी नीड ही कोई नहीं है। नीड ही नहीं है, बच्चे को दूध टाइम पे मिल रहा है, डाइपर के लिए, अरे डाइपर के लिए भी तरसा देते हैं यार बच्चों को, दूध नहीं देना। और जब मायके वाले ससुराल वाले देखते हैं ना कि ये तो आराम से यहाँ पे जी रही है, उसको पहनने कपड़े ओढ़ने के लिए सब कुछ अच्छा मिला हुआ है, वो खुश है, उसके चेहरे पे एक स्माइल है, एक बच्चे के चेहरे पे स्माइल है, वो समझ जाता है कि अगर मैं लेके नहीं गया तो ये आराम से यहाँ पे रह सकती। तो मायका का अगर आप रोल देखो, मायका एनजीओ का, तो बहुत बड़ा रोल है कि हम एक तो कोर्ट में केसेस जाने नहीं दे रहे हैं, बाहर में काउंसलिंग करके, पति को उसकी अहमियत बता के, पत्नी को पति की अहमियत बता के, काउंसलिंग करके रीसेटल करवा रहे हैं केसेस। तो कहीं ना कहीं हम जस्टिस सिस्टम पे भी एक आसान कर रहे हैं कि हम केसेस नहीं लेकर आ रहे हैं उनके पास। और कहीं ना कहीं एक ये भी चीज़ है कि महिला को एक सेफ जगह पता है कि हाँ अगर मेरे पास दोबारा ऐसा कुछ होता है तो मैं अपने बच्चों को लेके फ्रीली 24 घंटे में कभी भी 7 दिन में से मायका के द्वार आके रह सकती हूँ। और मुझे यहाँ पे ये नहीं बोला जाएगा कि तू पहले भी आ चुकी है तो दोबारा मत आ, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें बताई कि मतलब महिलाओं को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, अलग अलग चीज़ें आपने बताई। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता इसमें समाज की भी कोई भूमिका होनी चाहिए कि इसमें सुधार लाया जा सके? समाज की भूमिका मैं आपको क्या बोलूँ, देखो समाज करने को कर भी सकता है, करता भी है, मगर उसी समाज के ऊपर ना वो उल्टा पड़ जाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक पति ने एक पत्नी को मारा पीटा, सड़क पे मार रहा है, लोग आ गए उसको बचाने के लिए, पत्नी तो गई, पति कह गई तो तेरे खसम है। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, ये चीज होती है। पति कहते हैं तेरे को बचाने आया ना, ये तेरा खसम है। अब जिसने बचाया तो क्या लगता है इसका, देख तेरे साथ क्या करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि समाज नहीं काम करना चाहता, समाज आगे बढ़ के नहीं करना चाहता, करना चाहता है, मगर ये इन झमेलों में पड़ना नहीं चाहता। अगर किसी ने महिला के आके, किसी आस पड़ोस ने आके गवाही दे दी तो उसका जीना आराम कर देते ससुराल वाले। तूने गवाही कैसे दे दी, उसको धमकाना, उसको वो मतलब टॉर्चर करना, उससे लड़ाई झगड़े करना। तो हर कोई ना इस चीज़ से बचता है, क्योंकि सबको ये है कि हमें अपने आराम से घर में रहूं, हमें 2 रोटी चैन की मिल रही है, मैं ठीक हूँ, हम किसी के पछड़े में क्यों पड़े। कहीं एक तो ये चीज़ है, ऊपर से समाज में ये अगर किसी, आजकल ना मतलब टाइम टू टाइम एक मीम वायरल होता है कि अगर पति पत्नी को मार रहा है तो लोग सोचते हैं पत्नी की गलती होगी तभी पिट रही है। अगर पत्नी पति को मार रही है, देख कैसी पत्नी अपने पति को मार रही है, वो ये नहीं देखेंगे क्या उसके अंदर ऐसा भरा होगा कि उसने अपना हाथ उठाया अपने पति के ऊपर। तो समाज की मानसिकता तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी इस पे कि क्या बोलूं, कुछ समझ ही नहीं आता है मुझे।
इतने कानून बन गए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, बहुत सारे कानून है महिलाओं के लिए, मगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा जा रहा है जैसे आप ढंग से। कानून की बात कर रही है तो आपके पास बहुत सारे वुमेन ऐसी हैं जिनका सेटलमेंट नहीं हो पाता है और आपके पास काफ़ी टाइम से वो रह रहे हैं, तो आप उनको उनके लीगल राइट्स के बारे में नहीं बताते हैं? लीगल राइट्स के बारे में हम बताते हैं, और जब वो इधर आती है ना, जब वो माहौल देखती हैं, चीज़ें देखती है, तो उनको अपने आप अपने लीगल राइट्स का भी पता चलता है। और फिर जब वो महिला एक हिम्मत करती है कि मुझे केस डालना है, ओके, मैं अब केस डालना चाहती मतलब हूँ, आपके एनजीओ में रहते हुए केस फाइल हाँ, करती केस है? फाइल करती हैं। हमारे पास ऐसी 3-4 महिलाएं हैं जो मतलब बहुत टाइम से रह रही हैं, जिनका केस सॉल्व हो ही नहीं सकता। हमने काउंसलिंग भी बहुत करी, समझाया भी पति को, मतलब पत्नी वापस भी गई है, ऐसा नहीं कि पत्नी को हमने भेजा नहीं। हमने ओके। कभी कभार कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हम पत्नी को बोलते हैं कि एक बार जाके देख, क्या पता चीज़ें सही हो जाए। जब नहीं होती, जब दूसरी बार भी ऐसा होता है, तो पत्नी कहती कि अब मुझे नहीं जाना, अब मैं केस करूंगी। तो हम उसको केस करने के भी पूरे राइट्स देते हैं। हमारे पास पूरी ऐसी फैसिलिटी है कि हम उनको पूरे राइट्स देते हैं, हम केस डलवाते हैं कोर्ट में, और पूरा हम उनको साथ सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि केस डलवा दिया अब छोड़ो, नहीं, हम पूरा सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में। हमारे पास 3-4 महिला भी ऐसी रह रही है जिनके हमने केस डलवाए द्वारका कोर्ट में, और चीज़ें रनिंग में। ओके, तो माइका काम कैसे करता है? मतलब इसके लिए काफ़ी फंडिंग की ज़रूरत पड़ती होगी, तो इसके लिए फंडिंग अरेंज कैसे होता है? मैं अगर एक चीज़ बोलूँ कि बैंक बैलेंस ज़ीरो रहता है, मगर काम कोई रुकता नहीं। तो अगर फंडिंग की आप बोलो तो लोकल डोनर्स हैं, डोनेशंस आती हैं। बाकी जो अविनाश भैया हैं, ही इज़ अ बिजनेसमैन, तो कभी उन्होंने चंदा मांगने की तरफ हमें बोला नहीं। कि आजकल जैसे आप देखो कि फंड रेजिंग करते हैं बहुत सारे एनजीओ, हमने आज तक कभी फंड रेजिंग कैंपेन करा ही नहीं। ओके, भैया कहते हैं कि जितना आ रहा है ठीक है, बाकी मैं देखूंगा। कि मैंने संस्था खोली, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये जो महिलाएं हैं, ये सिर्फ महिलाएं नहीं है, मेरी बेटियां हैं, ये मेरी बहनें हैं। तो इसके लिए बाप बैठा है, बेटी भाई बैठा है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं। तो जितना भी अगर माइनस में रहता है तो वो अविनाश भैया देखते हैं तो सारा। अभी आपके एनजीओ में ऑलमोस्ट कितनी औरतें हैं? अभी अगर मैं आपको एट प्रेजेंट की बताऊं तो 125 है, दोनों ब्रांचेस की मिला के, दिल्ली और हरियाणा की मिला के। अच्छा, और इन्हें कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए भी कोई ट्रेनिंग दी जाती है? जी बिल्कुल, यहाँ पे क्या है, हम स्टिचिंग भी सिखाते हैं, हम पार्लर का कोर्स भी सिखाते हैं, हम कंप्यूटर कोर्स भी सिखाते हैं, हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी सिखाते हैं। तो अगर कोई महिला कहती है कि हमें आगे जाके काम करना है, या फिर कोई महिला कहती है कि हमें आगे जाके पढ़ना है, तो हम उसको पूरा सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में। अगर कोई महिला जैसे 10वीं पास है, 8वीं पास है, और वो कहती है कि नहीं अब मुझे आगे जाके पढ़ना है, मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाऊंगी, अपने आप को भी पढ़ाऊंगी, तो हम उसको भी पढ़ाते भी हैं। हमारे पास ऐसी महिलाएं हैं जो शादी के 10 साल, मतलब शादी के 13 साल बाद, 20 साल बाद पढ़ रही हैं। और अभी हैं महिलाएं जो अभी 10th कर रही हैं, 12th कर रही हैं। ओके, कुछ महिलाएं अब यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। एक महिला है जो रेलवे की एग्जाम्स की तैयारी कर रही हैं। ओके, तो हमारे पास ऐसी महिलाएं हैं। तो इंडिपेंडेंट करने के लिए अगर आप पूछो, तो हम जो महिला कहती है हम उस चीज़ में उनके लिए राज़ी करते हैं। अगर आप अभी तक का पूछोगे, अभी तक कितनी महिला इंडिपेंडेंट होके जा चुकी हैं, तो अगर आप मानो तो 18 से 20 ऐसी लड़कियां हैं जो अनमैरिड हैं और यहाँ पे रह के जा चुकी है, और वो अब बड़ी बड़ी एमएलसीज में काम कर रही हैं। कोई सिंगापुर प्रमोटेड है, कोई अहमदाबाद में है, किसी का प्रमोशन मुंबई में हो गया, किसी का प्रमोशन चेन्नई में हो गया है, एंड दे आर अर्निंग हैंडसम आप एक दो सैलरीज। केसेस ऐसे शेयर कीजिए अनमैरिड के। अनमैरिड एक्चुअली क्या है कि अब वो अलग अलग जगह प्रमोटेड है, तो उनसे अब ज़्यादा मेरी कोई बातचीत नहीं, वो नहीं है। किस सिचुएशन में आई थी, कैसे उन्होंने वो मेरे से प्रिपरेशन पहले करी? आई थी। ओके, मेरे को यहाँ पे आए हुए 4 साल हुए हैं। वो जो गई मेरे सामने ही है, मेरे सामने उनकी जॉब्स लगी थी, बट वो किस सिचुएशन में आई थी मुझे नहीं पता। अगर आप अभी की बात करो तो जैसे कि मैं जब आई थी यहाँ पे, तो मैं अपना बीएलएलबी 3rd ईयर कर रही थी, और मैंने अपना घर खुद छोड़ा था। आई वॉज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड एट टाइम। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कि मेरे को घर छोड़ना पड़ गया था। 20 साल ज़िंदगी के ऐसे गुजारे थे कि रोज़ लगता था कि मर जाऊँ। मैंने खुद ने 8 अटेम्प्ट करे हैं सुसाइड के। एक सेकेंड, आप ऑन कैमरा अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर। हाँ, जो स्टॉक पे आ रखा है ना। हाँ, अगर मैं एट प्रेजेंट की बात करूँ, तो मैं खुद यहाँ पे तब आई थी जब मैं 3rd ईयर बीएलएलबी में थी। आई वॉज परसुइंग माई 3rd ईयर बीएलएलबी, और मैंने अपना घर खुद छोड़ा था व्हेन आई वॉज 20।
और मेरे साथ ऐसी सिचुएशंस हो गई थी, मैं मतलब मेरा जो पेरेंटल है दोनों सेपरेट हो गए थे जब मेरा जब जन्म हुआ था। मेरे फादर को लड़की नहीं चाहिए थी एज़ यूजुअल, जो केसेस मैं अब अपने सामने देखती हूँ। तो मेरी मदर को और मेरे को हॉस्पिटल में ही छोड़ के चले गए थे, द वे दे नो कि लड़की हुई है। तो बचपन से मम्मी ने पाला पोसा। जैसे कि मैंने आपके सामने एक अनमैरिड लड़की का एक केस मतलब सिचुएशन बताई थी कि पेरेंट्स सेपरेटेड हैं, दोनों की केस चल रहे हैं, मम्मा या फादर जॉब भी कर रहे हैं, कोर्ट केसेस भी देख रहे हैं। तो मेरे केस में ये था कि मम्मी जॉब भी करती थी, कोर्ट भी जाती थी, मेरे को पालती भी थी। आई एम नॉट ब्लेमिंग हर कि उन्होंने मुझे नहीं पाला, बट हाँ उन्होंने मुझे पाला, इस लायक बनाया कि मैं BLLB कर पा रही थी। बट इतना टॉर्चर, इतना हरेसमेंट, कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि मैं पिटती ना हूँ, चाहे मेरी गलती है चाहे मेरी गलती नहीं है। और पिटना भी नहीं ऐसे कि चाटा मार दिया, जो हाथ में मार दो, चाहे वो बेलन है चाहे वो कंपस है। मैं इतनी बुरी तरह पीटी हूँ ना कि जेल की 3rd डिग्री से आप कंपेयर कर सकते हो। तो उस दौरान में मेरा जो फर्स्ट सुसाइड अटेम्प्ट था व्हेन आई वाज इन 3rd और 5th क्लास, आई डोंट नो, मैं अब याद नहीं है, तब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तब से मतलब रोज़ ये सोचती है कि आज मर जाऊँ, आज मर, मतलब आप ये सोचो इतनी छोटी लड़की के दिमाग में ये है कि मौत आ जाए, बस मौत आ जाए, मैं अगले दिन देखूँ ना, मेरे से अब और नहीं झेला जा रहा। मैं ये नहीं बोल रही कि मेरी मम्मी की गलती है, मैं मानती हूँ कि मम्मी की सराउंडिंग्स ऐसी हो गई थी कि उन्हें मेरे पे हाथ उठाना पड़ रहा है, क्योंकि हर एक माँ के पास एक उसका बच्चा ही होता है जिस पे वो अपना हक जमा सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका जीना हराम कर दो, उस पर हर एक बात पे शक करो, उसको हर एक चीज़ के लिए रोको। अगर उसको, मुझे अच्छे से मतलब आज भी अगर अपनी लाइफ रिकॉल करती हूँ ना और आज से कंपेयर करती हूँ, तो ऐसा लग रहा था कि मैं काले पानी की सज़ा काट रही हूँ। मुझे किस चीज़ की सज़ा मिल रही है कि मैं एक बेटी पैदा हो गई, मेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया, सिर्फ इस चीज़ की मुझे आज तक सज़ा मिल रही है। और मैं अगर कोई भी चीज़ मांगती थी ना, चाहे वो एक डेयरी मिल्क है या कुछ भी एक चीज़ मांग ली, सीधा छूटती एक ताना आता था, तेरे बाप ने भी तेरे को दिलाया है? तेरे बाप ने तो तेरे को पैदा करके छोड़ दिया था ना, तेरे को पढ़ा लिखा रही हूँ बस, बहुत काफ़ी है, ये आपकी डिमांडिंग मत खुद बस। की मदर की मेरी मम्मी की लैंग्वेज मतलब एक नॉर्मल लेडी नहीं बोल सकती, मेरी मदर की इतनी वर्स्ट लैंग्वेज है, इतनी वर्स्ट कि मतलब इंसान ना सुन के बोलेगी बोल क्या रही है, एक औरत एक लड़की के लिए बोल रही है, एक माँ एक अपनी बेटी के लिए बोल रही है। बहुत छोटी उम्र से मुझे गालियों के मीनिंग्स पता चल गए थे, बहुत छोटी उम्र से। ये बोलती थी तेरे 10 खसम है, तू 10 के नीचे आती है। भाई साहब, पहले तो समझ नहीं आता था बोल क्या रही है, तब मतलब बहुत छोटी उम्र में मैच्योरिटी आ गई थी, सब चीज़ें पता चल गई थी कि क्या होता है क्या नहीं। जो एक लड़की को बाद में पता होनी चाहिए चीज़ें, वो मुझे बहुत पहले ही पता चल गई थी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होता है। तो जब मैंने अपना घर छोड़ा 20 साल की उम्र में, तब मेरे पास मतलब, तब भी मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, बट सिचुएशन ऐसी हो गई थी, सब सोचेंगे कि 20 साल तक रही तो एकदम से क्यों छोड़ा। अगर मैं वो सिचुएशन बताऊँ तो वो, मैं अगर आज भी याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब मुझे दिखा ना कि अब नई चीज़ें ख़राब हो रही हैं, मेरे को बोल दिया गया कि तेरी अब शादी करा देंगे, तेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे। जैसे ही मेरी बात पढ़ाई पे आई, मेरी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और मेरी मम्मी ऐसी है कि कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी। तो फिर चलो मैंने कि तब भी मेरे दिमाग में घर छोड़ने की बात नहीं थी। मगर जब मम्मी ने कदम उठाया ना कि 181 पे कॉल करके मेरी कंप्लेंट कर दी कि मेरी बेटी मेरे को मारती पीटती है, मेरी छोटी वाली बेटी को भी मारती है, मेरे को खाना नहीं देती है, तब मैंने सोचा कि नहीं यार, अब बस, अब नहीं। क्योंकि मेरी लॉ करियर है, आगे जाके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देने हैं, किसी भी क्रिमिनल केस का अगर मेरे पे फाइल होता है तो मैं कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स नहीं दे सकती। तब मैंने एक चीज़ बोली थी कि शुरुआत आपने करी है, एंड मैं करूँगी, और एंड मैंने ऐसा किया कि घर ही छोड़ दिया। मैंने फिर स्वाति मैम को डायरेक्ट मेल करी, स्वाति मालीवाल को, कि मेरे साथ मैंने जितना हो सकता था एक मेल में 20 साल की ज़िंदगी अपनी लिखी। तो वहाँ से उनकी टीम आई, पहले मुझे लेके गई वंशकी स्टॉप सेंटर, आजकल जो वंशकी स्टॉप सेंटर चल रहे हैं,
अब उसकी भी मैं अगर आपको सच्चाई बताऊँ ना तो वर्स्ट है, कोई फ़ायदा नहीं है, गवर्नमेंट ने खोली भी है तो कोई मतलब ही नहीं है। 5 दिन का शेल्टर देंगे बस, 5वें दिन आपको बोल दिया जाएगा या तो आप अपने घर जाओ या तो अपना काम देखो या फिर आपको नारी निकेतन छोड़ दिया जाएगा। ओके। अब उस 5 दिन में मेरी मम्मी एक्चुअली उन ठीक है, गवर्नमेंट समय मैं गवर्नमेंट को कुछ ब्लेम नहीं कर रही। वन सखी स्टॉप सेंटर का ये है कि पहले अगर कोई महिला वहाँ पे आके रह रही है या वहाँ पे आई है मदद माँगने तो उसको शेल्टर दिया जाएगा, ऑन द स्पॉट शेल्टर है 5 दिन का, ओके। बच्चे के साथ या बिना बच्चे के। तो वहाँ की जो इंचार्ज होती है काउंसलिंग के लिए, वहाँ उनके घरवालों को बुलाया जाता है काउंसलिंग के लिए। मेरी मम्मी को भी बुलाया गया, वो नहीं आई। मेरे मामा को बुलाया गया, वो नहीं आए। चौथे दिन से अल्टीमेटम आने लग गया कि हाँ भई, क्या करना है? 5 दिन के बाद हम रख नहीं सकते। और मैंने उस टाइम अपने 3rd ईयर का 5th सेमेस्टर दिया था या 6th सेमेस्टर दिया था, अब याद में नहीं। तो अनफॉर्च्यूनेटली अगर आप मेरा बोलो लक है कि मेरा रिज़ल्ट आ गया था और मैंने अपने बैच में टॉप किया था उस टाइम विद गुड मार्क्स विद फर्स्ट डिवीज़न। तो मैंने एक्चुअली वहाँ पे ना फ़ोन वगैरह सबमिट हो जाते हैं, तो मैं जब घर से गई तो मैंने सिर्फ़ फ़ोन लिया था क्योंकि मेरे ऑनलाइन टाइम था उस टाइम, कोविड का पीक था। ओके। तो मैंने सिर्फ़ फ़ोन लिया था, तो वहाँ पे फ़ोन सबमिट हो गया। मैंने कि मैम आज ना रिज़ल्ट आ रहा है, मुझे एक बार फ़ोन दे दो, मैं फिर रिज़ल्ट देख के वापस कर दूँगी। तो जब रिज़ल्ट देखा तो भाई बैच में टॉपर थी, अच्छा रिज़ल्ट था, तो मैंने इंचार्ज को बताया कि दैट आई हैव टॉप्ड माय बैच इन बीएलएलबी 5th ईयर, 5th सेमेस्टर। तो उनको लगा कि यार लड़की पढ़ने वाली है और अगर मैंने इसको नारी निकेतन जैसी जगह में भेजा तो इसकी ज़िंदगी स्पॉइल है, क्योंकि नारी निकेतन जो गवर्नमेंट का शेल्टर होम है ना, वहाँ पे आपको मिक्स केस मिलेंगे, रेप केस भी मिलेंगे, चोरी का केस भी, जो चोरी करके महिलाएं आती है वो भी मिलेंगी, ओके। जो मर्डर करके आती है महिलाएं वो भी मिलेंगी, प्रेग्नेंट वुमेन भी मिलेंगी, मतलब हर तरीके की आपको वुमेन्स का आपको गढ़ मिलेगा, वो क्रिमिनल भी नॉन क्रिमिनल भी, ये सब चीज़ें। तो उनका यही मतलब आज भी वो सामने सीट पे बैठी थी, मैं यहाँ बैठी थी और उन्होंने बोला कि अगर मैंने तेरे को नारी निकेतन भेज दिया ना, तेरा ज़िंदगी स्पॉइल हो जाएगी। देन आई गॉट टू नो अबाउट अविनाश भैया। उन्होंने ही ओके। बताया था कि एक संस्था है जो पढ़ाई वगैरह में मदद करती है और सब कुछ करती है। तो उन्होंने मेरे को नंबर दिया बात करने के लिए। अच्छा लड़की हूँ, चीज़ें इतनी देख चुकी हूँ, इतना सब कुछ देख चुकी हूँ, किसी पे विश्वास नहीं होता, खासकर आदमियों पे तो बिल्कुल विश्वास नहीं है मुझे। तो भैया से बात हुई, उस टाइम पे मेरा बस मुंह से छूटते ही था कि सर मुझे बस रहने की जगह दे दो, मैं जॉब वॉब सब कर लूँगी और मेरे को सिर्फ पढ़ना है, मैं जॉब करके अपनी ज़िंदगी, मैं अपनी फीस वगैरह सब भर दूँगी, मुझे रहने की जगह दे दो। भैया कहते शांत हो जा, तेरे को जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। भैया के आज भी वो वर्ड्स मुझे अच्छे से याद है कि जॉब करने की ज़रूरत नहीं है तेरे को, जॉब क्यों करनी है? मैंने कि फ़ीस भरनी है। कहते वो मैं भर दूँगा, तू आ जा आराम से। अच्छा, दिमाग में घंटी बजी कि भाई ऐसी कौन-सी संस्था है जो फ्री में रखती है? बिल्कुल। माइंड में तो पहले रॉन्ग और ही क्लिक होता है। देखो जेंट्स ने बात करी हुँ। और गवर्नमेंट पे तो वैसे ही विश्वास नहीं मुझे। तो मैंने कि यार इतना ज़्यादा बुरा हो चुका है, वहाँ एक और सही, एक और चांस दे देते हैं। क्या पता अगर यहाँ से भी नहीं मिला तो फिर मेरे दिमाग में था कि 9th अटेम्प्ट ऐसा करूँगी कि बचूँगी नहीं। क्योंकि जब मैं वन सखी स्टॉप सेंटर 9th अटेम्प्ट मीन्स आपने 8 बार अटेम्प्ट किया है? हाँ, क्योंकि जब मैं वन सखी स्टॉप सेंटर आई थी उससे पहले मैं अपना 8वां सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी थी, पंखे पे लटक चुकी थी। उसके बाद मुझे नहीं पता किसने बचाया, जैसे मम्मी बताती कि उन्होंने बचाया। मैक्स हॉस्पिटल में मेरी आँख खुली थी, मुझे ये पता है। उसके दौरान क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं पता। तो जब भैया से मेरी बात हुई तो कोविड का 2nd लेयर की पीक थी, 2021 की बात है, मई की। 18 मई को घर छोड़ा था, 22 मई को मुझे वहाँ पे मैं वहाँ चली गई थी कैब करके। तो इतनी डरी सहमी, भैया ने फ़ोटो क्लिक करी थी पहले मेरी कि तू आज अपनी ये फ़ोटो देख और अपने आप को 1 साल बाद देखियो। तो भैया ने बहुत बातें करी। भैया ने जब ये बोला ना, एक लाइन आज भी उनकी हमेशा याद रहती है। मैं ऑफ़िस में बैठी थी, दोपहर का टाइम था, वो सामने थे, मैं यहाँ थी। बिल्कुल कपड़े बिल्कुल बेकार से पहन रखे थे क्योंकि कुछ लेके नहीं आई थी, सिर्फ़ बुक्स लेकर आई थी अपने घर से मैं। कुछ नहीं और कुछ नहीं, सिर्फ़ बुक्स थी मेरे साथ। तो उन्होंने बोला, मैंने उनको अच्छा ये भी चीज़ बताई कि मेरे ऊपर 2.5 लाख का उधार है। मेरे पास उस टाइम 2.5 लाख का ऊपर उधार था। एक 20 साल की लड़की के ऊपर 2.5 लाख का उधार।
ओके। तो कहते किस किस से पैसे लिए? मैंने कि ऐसे ऐसे ये पैसे लिए। कह रहे इसको भूल जा, कोई नहीं लेने आएगा। मैंने कि नहीं भैया, लेने आएंगे, वो अच्छे लोग नहीं है। कह रहे मैं बैठा हूँ ना, तेरा बाप बैठा है, किसी की हिम्मत नहीं तेरे को हाथ लगा दे। ये लाइन फिर, क्योंकि आज तक अपने बाप ने तो बोला नहीं, माँ ने कभी प्यार करा नहीं, तो जब भैया ने बोला ना, तो किसी के बाप में हिम्मत नहीं तेरे को हाथ लगा दे, तू मेरे पास आके रह रही है, तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी, तेरा पढ़ाई का खर्चा मेरा, सब कुछ मैं उठाऊंगा, तू अपना पढ़, जो तुझे करना है तू कर, तू मेरी आज से बेटी है और तू बेटी की तरह रहेगी। और आज आपके सामने वो बिल्कुल बेटी की तरह रख रहे हैं। और 3.5 साल हो चुके हैं मुझे तो यहाँ आप पे अभी रहते हुए। तक वहीं पे रह रहे हैं? मैं वहीं पे रह रही हूँ और रहते रहते अपनी लॉ कंप्लीट करी, एडवोकेट बनी और सेकंड टॉपर रही कॉलेज की। और अब जुडिशरी की तैयारी कर रही हूँ, जज बनने की तैयारी कर रही हूँ। अब लोग बोलेंगे कि इतना तो पहले कानून को गाली दे चुकी है और अब तू खुद जुडिशरी कर रही है। मेरा जुडिशरी करने का एक ही है कि जो चीज़ें मैंने देखी, मैं नहीं चाहती कि कोई भी और लेडी देखे, क्योंकि जुडिशरी सिस्टम पे दाग सिर्फ यही चीज़ का है कि लिंगर ऑन होते हैं केसेस और तारीख पे तारीख मिलती रहती है, कोई केस पे सुनवाई नहीं होती है। तो ये सब चीज़ों को देख दाख के मैंने सोचा कि एक बार जुडिशरी करके देखते हैं, अटेम्प्ट देते हैं, जज बनते हैं। अगर हो सका चेंजेस लाने का तो लाऊंगी, अदरवाइज मैं रिजाइन कर दूंगी। ये चीज़ मैंने बोली है भैया को कि अगर मेरा मन लगा जज में तो ही मैं कंटिन्यू करूंगी, अदरवाइज मैं रिजाइन करके जो सेवा अभी कर रही हूँ वही करूंगी। और मेरा मकसद भी ऐसा ही था कि जो महिलाएं परेशान है अपने घर से, जो बच्चे परेशान है 18 से ऊपर के, वो कहाँ जाएंगे, वो क्योंकि किससे मदद आपने कुछ मांगेंगे? झेला हुआ है। तो आपकी मदर की बात करें तो उन्होंने कभी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी? अरे आपको क्या बताऊं, कैसे कैसे कांटेक्ट करा है उन्होंने भैया तक को नहीं छोड़ा गाली देने में। ओके। पहले तो झूठे मतलब जब मैं छोड़ा था घर, तब तो फेक कॉल्स करती थी कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है, जहर खा लिया है, जबकि मुझे पता है मम्मी ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती। तो आप सिर्फ अपनी मम्मी के साथ रहते थे हाँ, या और भी फैमिली सिर्फ मेंबर? मम्मी के साथ रहती थी और एक बहन है छोटी, हम 3 ही रहते थे। तो मम्मी का हर उस जगह पे साथ दिया है मैंने जहाँ पे वक्त ने उनको अकेला छोड़ा, जहाँ पे उनके मायके वालों ने उनको अकेला छोड़ा, कोई भी नहीं था, होता था मैं और मम्मी होते थे। मैं मम्मी के साथ, मम्मी मेरे साथ। मम्मी वैसे मेरी स्ट्रांग बहुत है, मैं मानती हूँ, 20 साल उन्होंने मुझे पाला है, पोसा है, सब कुछ करा है और उन्होंने उस 20 सालों में ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं। मैंने अपने पर्सनल लेवल पे भी ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जो मेरी आज तक मेरी मदर को भी नहीं पता, आज तक नहीं पता। मैंने कभी ऑनलाइन वो चीज़ बोली भी नहीं है। मैंने सोचा है कि बोलूँगी, मगर एक टाइम पे बोलूँगी जब जब लगेगा कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है, जब मैं वो सब कुछ खुलकर बोलूँगी। बेसिकली आपका जो चाइल्डहुड रहा है बहुत ही पेनफुल रहा है। बहुत पेनफुल, मतलब शायद ही किसी का ये चाइल्डहुड रहा होगा। देखो जो बच्चे पहले से अनाथ हैं उनका तो समझ में आता है कि ठीक है बहुत पेनफुल रहता है। मैं अनाथ नहीं थी, मेरे पापा भी बहुत वेल बीइंग फैमिली से हैं। ही इज़ अ गुड बिजनेसमैन, ही इज़ अ वेरी गुड फाइनेंशियली स्ट्रांग। मेरी मदर का जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत अच्छा है। अगर चाहते मायके वाले उनके, तो वो उनकी सपोर्ट करके मम्मी को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते थे, हमें एक ज़िंदगी अच्छी दे सकते थे। बट किसी ने सपोर्ट किसी नहीं ने किया। सपोर्ट नहीं किया, नॉट अ सिंगल पर्सन। ओके। हाँ, अगर मैं बोलूँ 20 सालों में किसी ने अगर प्यार दिया है तो वो सिर्फ मेरी नानी है। मेरी नानी ने मुझे बहुत प्यार किया है, बट अब वो इस दुनिया में नहीं है। अगर मेरी नानी ज़िंदा होती तो शायद मैं घर नहीं छोड़ती। शी इज़ द ओनली पर्सन जो मुझे समझती थी, जो मुझे प्यार करती थी, सब कुछ। तो अगर अब मैं नानी के बाद अगर किसी को दर्जा देती हूँ प्यार जताने का, तो वो अविनाश भैया है और कोई नहीं है। बाकी तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहेंगे कि अविनाश भैया ने आपको एक नई लाइफ दी? मैं तो सच्ची में यही कहती हूँ, अगर मैं आपके सामने बैठी हूँ जिंदा और आज में मेरे सामने एक एडवोकेट आस्था जैन लगा हुआ है, तो वो सिर्फ अविनाश जैन की वजह से। मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि वो कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि मुझे उस बंदे ने एक नई जिंदगी दी है। अगर वो मुझे बंदा नहीं रखता या मुझे कोई ऐसी एनजीओ नहीं मिलती, या तो मैं वापस माँ के साथ रह रही होती घुट घुट कर अभी भी, या तो फिर मैं 9th अटेम्प्ट कर चुकी होती, यमुना नदी में जाके घुस जाती। देखो जहाँ तक मैंने आपसे बहुत सारी स्टोरी बात करी, बहुत सारी चीज़ें सुनी आपकी, बहुत आराम से सुनी सारी बातें, तो औरतें मतलब कहीं ना कहीं हर जगह उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, या तो उनके घर पे, या उनके इन लॉज कर रहे हैं, या सोसाइटी में अगर वो बाहर जा रहे हैं तो वहाँ भी उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं औरतें बहुत ज़्यादा ही परेशानी का शिकार हो रही हैं।